हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आज मैं बात करने वाली हूँ एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है? एनी ब्लीडिंग इन द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ वाइबिलिटी या फिर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन भी बोल सकते हैं। बेबी जब 28 वीक के बाद वाइबल हो जाता है तब से लेकर टिल द टर्म मतलब डिलीवरी तक का बीच का जो टाइम होता है, उस बीच में अगर जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। अब आते हैं एंटीपार्टम हेमरेज का मेन कॉज क्या होता है। एंटीपार्टम हेमरेज का एक कॉज होता है वासा प्रेविया। वासा प्रेविया मैंने पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को। वासा प्रेविया में क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो काफ़ी पहले ही स्प्लिट कर जाती है प्लासेंटा में इंटर करने से पहले। और अम्बिलिकल कॉर्ड इंटरनल ऑस, यूट्रस के इंटरनल ऑस पे जब आता है तो बेबी अगर अपने हेड से अगर पुल कर देता है, उसको पुश कर देता है, तो फिर वेसल्स टूट सकते हैं और वेसल्स के टूटने की वजह से ब्लीडिंग होती है। उसी को हम वासा प्रेविया बोलते हैं। ओके, अब आते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज का एक और कॉज है प्लासेंटा प्रेविया और एब्रोप्सियो प्लासेंटा। ओके, आज मैं बात करूँगी डिटेल में प्लासेंटा प्रेविया के बारे में। प्लासेंटा प्रेविया के कितने टाइप्स हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, सब कुछ, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। प्लासेंटा प्रेविया जो होता है वो उसका एसोसिएशन क्या है, मतलब किस केस में हो सकता है, तो मल्टीपैरस बोल सकते हैं। वैसे वुमेन जिनको 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे हुए हों उनको हो सकता है। ट्विंस ट्रिपलेट, वैसे वुमेन जिनको जुड़वा बच्चे हुए हों उसमें भी क्या होता है कि मोनोएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक होता है। तो मोनोकोरियन मतलब एक ही प्लासेंटा, एक ही प्लासेंटा अगर होगा ट्विंस में तो वो प्लासेंटा काफ़ी बड़ा होगा। और दूसरा है डाईएमनियोटिक डाईकोरियोनिक, तो डाईकोरियोनिक होगा तो उसमें 2 प्लासेंटा होंगे 2 बच्चे के साथ में, तो उसमें भी प्लासेंटा डबल होने की वजह से एक प्लासेंटा हो सकता है ऊपर हो यूट्रस में, ये यूट्रस हो गया, एक बेबी का प्लासेंटा यहाँ है और दूसरे बेबी का प्लासेंटा यहाँ है, तो इस केसेस में भी हो सकते हैं प्लासेंटा प्रीविया। ओके, प्रीवियस सिजेरियन से पहले से कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, प्रीवियस हिस्टेरेक्टोमी, पहले से यूट्रस में कोई ट्यूमर या फिर कोई नोडुल कुछ भी कोई भी ऑपरेशन हुआ यूट्रस का, उसमें प्रीवियस मायोमेक्टोमी हुआ हो, तो फिर इन सब केस में प्लासेंटा प्रीविया होने के चांसेस होते हैं। प्लासेंटा प्रीविया को पहले 4 टाइप में बांटा गया था, माइनर और मेजर, फिर माइनर को 2 सब टाइप में और मेजर को भी 2 सब टाइप में, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। लेकिन अभी प्लासेंटा प्रीविया को जनरली 3 टाइप में ही रखा गया है, 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है पार्शियल। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरनल ऑस है, यहाँ पे इंटरनल ऑस को प्लासेंटा जो है वो थोड़ा सा ही कवर किए हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल प्लासेंटा प्रेविया। दूसरा है कंप्लीट, इसमें इंटरनल ऑस को पूरी तरह से कवर की है प्लासेंटा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट प्लासेंटा प्रेविया। तीसरा है मार्जिनल, इसको मार्जिनल बोलें या फिर लो लाइंग प्लासेंटा बोलें। इसमें क्या होता है कि इंटरनल ऑस के विदिन 2 सेंटीमीटर के अंदर में प्लासेंटा होता है, तो इसे बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटा प्रेविया। अब आते हैं, बात करते हैं प्लासेंटा प्रेविया जो होता है वो प्रेजेंट कैसे करता है। प्लासेंटा प्रेविया जनरली प्रेजेंट करता है तो ब्लीडिंग के साथ में प्रेजेंट करेगा, ब्लीडिंग के साथ में प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट आता है प्लासेंटा प्रेविया का पेशेंट तो, वैसे जनरली आता नहीं है। और ब्लीडिंग कैसा होगा तो पेनलेस ब्लीडिंग होगा। ओके, और ये भी पेनलेस ब्लीडिंग होगा तो कुछ ही प्लासेंटा प्रेविया में अगर अल्ट्रासाउंड में हमें दिख जा रहा है प्लासेंटा प्रेविया का केस, तो भी अल्ट्रासाउंड में दिखने के बाद भी हो सकता है कि उसको ब्लीडिंग नहीं हो। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग नहीं होगा, ब्लीडिंग होता भी है तो शायद ही किसी केस में होता है। तो बोल रहा है ओनली प्रेजेंटेशन इज़ पेनलेस ब्लीडिंग, अगर प्रेजेंटेशन हो रहा है तो पेनलेस ब्लीडिंग पीवी होगा, बट नॉट फॉर ऑल, सभी को नहीं होगा, कुछ केसेस में ही होता है। डायग्नोज कैसे करेंगे प्लासेंटा प्रेविया को, तो 3D USG से हम डायग्नोज करते हैं। प्लासेंटा प्रेविया को मैनेज कैसे करेंगे, तो प्लासेंटा प्रेविया अगर टर्म पे आता है, आई मीन 37 से 42 वीक के टाइम में आता है, अगर ब्लीडिंग के साथ 37 वीक से 42 वीक के बीच में आता है और ब्लीडिंग के साथ आता है, तो उसका मैनेजमेंट होता है सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन डिलीवरी कर दो। उसके बाद में PV एग्जामिनेशन को अवॉइड करते हैं प्लासेंटा प्रेविया केस में। अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो, अगर ब्लीडिंग हो रही है और उस टाइम में अगर आप PV करेंगे तो ब्लीडिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। अब बात करते हैं प्लासेंटा प्रेविया एटम टर्म पे आया लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे हम। टर्म पे आया, ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो भी हमारा चॉइस सिजेरियन सेक्शन ही है, लेकिन हम फिर डिसाइड भी करते हैं ना उसमें कि अगर पार्शियल प्लासेंटा प्रेविया और टोटल प्लासेंटा प्रेविया मतलब कि कंप्लीट प्लासेंटा प्रेविया है, तो क्या हम दोनों का सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि किसको सिजेरियन करेंगे और क्या करेंगे।
तो पहले आगे हम बात करते हैं कि अगर पार्शियली कवरिंग प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया अगर पार्शियली कवर किए हुए हैं तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन करेंगे। डबल सेटअप एग्जामिनेशन क्या होता है? डबल सेटअप एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि सर्जरी का भी हम पूरा प्रिपेयर करके रखेंगे ताकि सिजेरियन सेक्शन अगर करना हो तो सारा कुछ प्रिपेयर रहे पहले से ही, और फिर नॉर्मल डिलीवरी को भी हम चांस देते हैं कि एक बार ट्रायल मारते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है मे बी। तो बात करते हैं कि अगर पार्शियली कवर्ड है, पार्शियली कवर किए हुए हैं अगर प्लेसेंटा इंटरनल ऑस को, तो फिर उस केस में क्या बनता है, क्या चांस होता है नॉर्मल डिलीवरी का? तो बात करते हैं, एक फिगर है शायद मैं बता रही हूँ, पार्शियली कवरिंग है तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक यूट्रस है, यहाँ पे प्लेसेंटा है, और यूट्रस का ये सर्विक्स जो होता है ना वो काफ़ी क्लोज रहता है, लेकिन यूट्रस जैसे जैसे इफेस्ड होगा तो सर्विक्स क्या होगा, खुलेगा, तो ये प्लेसेंटा जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यूट्रस जब फुल्ली इफेस्ड हो जाएगा, फुल्ली इफेस्ड पूरी तरह से यूट्रस खुल का ओपन हो जाएगा, यूट्रस जब यहाँ पे पूरी तरह से इसका ओपन हो जाएगा तो ये प्लेसेंटा ऊपर खिसक के चला जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्रायल दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि फिंगर से डिजिटली सर्विक्स के अंदर फिंगर डाल के चेक करना होता है, फिर एंटीरियर, फिर पोस्टीरियर, और फिर दोनों साइड वाइज। अगर एक फिंगर लगभग 5 इंच की होती है, अगर पूरा साइड वाइज हर तरफ से अगर 5 सेंटीमीटर के अंदर में अगर प्लेसेंटा नहीं फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा सर्विक्स के इफेस्ड होने के साथ साथ प्लेसेंटा ऊपर खिसक गया है। और अगर प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है तो फिर हम नॉर्मल ट्रायल देंगे, क्योंकि 5-5-10 मतलब कि दोनों साइड अगर इधर 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर देखें तो कितना हो गया टोटल 10 सेंटीमीटर। और बेबी का जो हेड का ट्रांसवर्स जो डायमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर ही होता है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर होता है, नहीं तो 9.5 सेंटीमीटर होता है जनरली। तो फिर यहाँ पे हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। और अगर सपोज़ अगर ये पार्शियली कवरिंग प्लेसेंटा है और हम अगर फिंगर से पता कर रहे हैं कि प्लेसेंटा कवर का मतलब इफेस्ड सर्विक्स की इफेसमेंट के साथ में ऊपर गया है या नहीं, तो वह पता करने के टाइम में अगर हमारे फिंगर से टच हो जाता है प्लेसेंटा और ब्लीडिंग करने लगता है तो सडन हम डबल सेटअप एग्जामिनेशन सिर्फ इसीलिए रखते हैं ताकि हम सडन उस टाइम में डिलीवरी कर सकें, वो भी सिजेरियन। अब आते हैं प्लेसेंटा, लो लाइंग प्लेसेंटा आता है टर्म पे, तो फिर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो विदिन 2 सेंटीमीटर है, विदिन 2 सेंटीमीटर अगर है तो वो तो ऑलरेडी जैसे ही यूट्रस का इफेसमेंट होगा, सर्विक्स का इफेसमेंट होगा, वो ऊपर चला जाएगा प्लेसेंटा। तो इसलिए लो लाइंग प्लेसेंटा में हम क्या करते हैं नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं। अगर पोस्टीरियर लो लाइंग है, अगर प्लेसेंटा पीछे की तरफ है और लो लाइंग है तो फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम फीटल हार्ट रेट उस टाइम चेक करते हैं। इसलिए क्योंकि अगर फीटस का बच्चे का अगर सर आए उस टाइम में, बच्चे का जब सर आएगा, ये मैं साइड से यूट्रस को दिखा रही हूँ साइड से, और यहाँ पे प्लेसेंटा है, यहाँ पे बेबी का सर है, जब सर आएगा तो बच्चे के सर से ये क्या होगा, प्लेसेंटा दब जाएगा, प्लेसेंटा दबेगा और ये पीछे है सैक्रल बोन है, इस बोन के बीच में और बेबी के हेड के बीच में प्लेसेंटा दब जाएगा, जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो सकती है। ओके, तो इसलिए जो होता है पोस्टीरियर होता है अगर लो लाइंग प्लेसेंटा, तो फिर हम बेबी का तो पहले सबसे पहले फीटल रेट चेक करते हैं। फीटल रेट अगर 110 से कम हो, 110 से अगर कम हो तो फिर हम सीजेरियन सेक्शन ही करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीडिंग हो रहा हो, अगर प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीड कर रहा हो एट 32 वीक पे ही ब्लीड करने लगे, तब क्या करेंगे, तब रिससिटेशन करेंगे, पेशेंट को रेस्ट देंगे और स्टेरॉइड देंगे। अब बात करते हैं रिससिटेशन क्यों, तो ब्लीडिंग हो रही है तो रिससिटेशन तो भाई ज़रूरी है ना, उसको आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी अगर थोड़ा ब्लीडिंग हो रही है तो आईवी फ्लूइड देंगे, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट देंगे और वो भी हाई रिस्क वार्ड में रखेंगे। स्टेरॉइड क्यों देते हैं, स्टेरॉइड इसलिए देते हैं ताकि बेबी का जो लंग जो है वो मैच्योर हो जाए, क्योंकि 32 वीक पे बेबी का लंग मैच्योर नहीं रहता है और बेबी के लंग का मैच्योरेशन होना ज़रूरी है डिलीवरी कराने के लिए। ओके, तब बात करते हैं टोकोलाइसिस नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्लीडिंग को इंक्रीज़ करते हैं। टोकोलाइसिस आखिर होता क्या है, तो टोकोलाइसिस जो होता है वो यूट्रस को रिलैक्स कर देता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है और तब हम टोकोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या होगा,
यूट्रस और रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम टोकोलाइसिस को अवॉइड करते हैं। किस में? अगर प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीडिंग के साथ आता है तो उसमें हम टोकोलाइसिस अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर 32 वीक पे प्लेसेंटा प्रीविया आ रहा है और ब्लीडिंग नहीं है तो हम टोकोलाइसिस करेंगे। हम बात करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो हमने किया यहाँ पे अभी, रिससिटेशन दिया, रेस्ट दिया, स्टेरॉइड दिया, तो इससे क्या होता है ना कि 90% केसेस में ब्लीडिंग रुक जाता है। जब हम 32 वीक पे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं तो 90% केसेस जो होता है उसमें ब्लीडिंग रुक जाता है। फर्स्ट एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग मोस्टली स्टॉप, जो पहली बार ब्लीडिंग होता है फर्स्ट एपिसोड प्लेसेंटा प्रीविया का, वो क्या होता है 90% केसेस में स्टॉप कर जाता है ब्लीडिंग। इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को मैकेफी जॉनसन रेजीम कहते हैं। ओके, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं कि अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू ही रह जाता है, मीन्स हमने पेशेंट को रिससिटेट किया, रेस्ट दिया, स्टेरॉइड दिया, ऑल मेजर किया, फिर भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू ही रह जाएगा तो क्या करेंगे हम? 32 वीक पे ही सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। और बोलेंगे 32 वीक पे सिजेरियन क्यों करेंगे भाई? सिजेरियन करेंगे ताकि बेबी को हम बचा सकें, क्योंकि लंग तो मैच्योर हो गया, 28 वीक के बाद में लंग मैच्योर हो गया है, बाकी स्टेरॉइड हमने दे दिया है, अब हम सिजेरियन प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लीडिंग एट 32 वीक्स। 32 वीक पे ब्लीडिंग है अगर प्लेसेंटा प्रीविया का, तो उसके लिए क्या क्या कंट्राइंडिकेशन है? अभी तो बात किया कि ब्लीडिंग हो रही है 32 वीक पे, तो उसमें क्या क्या करेंगे? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, और अगर फिर भी नहीं कंजर्व हो पा रहा है तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या नहीं करेंगे? किस केस में मतलब कंजर्वेशन नहीं करेंगे, किस केस में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करेंगे? तो सबसे पहले इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, अगर यूट्रस में डेथ कर गया, बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो फिर तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिजेरियन सेक्शन करना ही होगा क्योंकि बेबी को निकालना है बाहर। उसके बाद आते हैं फीटल एनोमलीज, अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है तो भी हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैटरनल अनस्टेबिलिटी, अगर मदर जी ही शॉक में जा रही है बार बार, तो मदर को जब शॉक लग रहा है तो उस टाइम में भी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, उस टाइम में भी हमें सिजेरियन सेक्शन से बेबी को बाहर निकालना ही होगा। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स लाई। ब्लीडिंग हो रही है 32 वीक पे तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पहले करते हैं, लेकिन इस सारे केसेस में नहीं करते हैं। ये मैंने बताया, ये तीनों केस हैं ऐसे, इंट्रायूटेरल फीटल डेथ, फीटल एनोमलीज, मैटरनल अनस्टेबिलिटी, ये 3 केस में तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। लेकिन अगर पूछे कि ब्लीडिंग हो रही है एक पेशेंट को 32 वीक पे, प्लेसेंटा प्रीविया का केस है और बेबी ट्रांसवर्स है, तो क्या हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे? अरे भाई तो क्यों नहीं करेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इस केस में? ऐसा तो नहीं है, बेबी ट्रांसवर्स है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे 90% केसेस में, तो क्या होगा? चांस होता है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाने का। तो अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तब तो बढ़िया बात है ना, बेबी को टाइम मिल जाएगा और भी मैच्योर होने का। तो फिर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इसमें करेंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइक 32 वीक पे है ना, हो सकता है फिर उसके बाद आगे चल के बेबी तो घूमते रहता है ना, पोजीशन चेंज करते रहता है, तो फिर वो सीधा हो जाए। इसलिए ट्रांसवर्स लाई इज़ नॉट ए कंट्राइंडिकेशन टू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का कंट्राइंडिकेशन नहीं है ट्रांसवर्स लाई। ओके, अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया, ये क्वेश्चन ट्रिकी थोड़ा पूछा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया है, ब्लीडिंग हो रही है, 32 वीक की प्रेगनेंसी है, तो क्या करेंगे? मैकेफी जॉनसन रेजीम को फॉलो करेंगे? तो हाँ, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो मैकेफी जॉनसन रेजीम में क्या होता है? रिससिटेट करते हैं, स्टेरॉइड देते हैं और रेस्ट देते हैं, तो ये तो करेंगे ही। पहला तो फर्स्ट ट्रायल तो यही होगा ना हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ताकि पेशेंट को हम बचा सकें, ब्लीडिंग को बचा सकें, रोक सके ब्लीडिंग को। और टोकोलाइसिस इस टाइम में नहीं करेंगे। अगर ब्लीडिंग हो रहा है 32 वीक पे तो टोकोलाइसिस नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा तो और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में, प्री टर्म लेबर, पहले से ही लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, 32 वीक का प्रेगनेंसी है, तो क्या टोकोलाइसिस करेंगे? तो हाँ, अगर प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्री टर्म लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो फिर हमें टोकोलाइसिस करना होगा उस टाइम में। यहाँ पे नहीं कह रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, अगर कहता ब्लीडिंग हो रही है तो हम टोकोलाइसिस का नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्री टर्म लेबर स्टार्ट हुआ है, मतलब लेबर पेन हो रहा है पेशेंट को, तो उस टाइम में हम टोकोलाइसिस करेंगे ताकि लेबर पेन न हो। लेबर पेन में क्या होता है? वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, तो लेबर पेन को स्टॉप करने के लिए इस टाइम में टोकोलाइसिस करेंगे। ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।